नमस्ते बच्चों, हम लोग ग्राम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन तक देख चुके थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अपने एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और अपना नया टॉपिक होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ये थ्योरी भी आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, आइडियल गैस के लिए एक थ्योरी दी गई है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, क्या है ये, इसमें क्या चीज़ें होती है, ये हम लोग को देखना है। सबसे पहले बात करें तो कुछ पॉस्टुलेट्स हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के। उन पॉस्टुलेट्स के बारे में हमें बात करना है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के क्या पॉस्टुलेट्स। कुछ चीज़ें अज्यूम की गई हैं आइडियल गैस को लेके, वो हमें देखना है क्या अज्यूम किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला अजम्पशन, सबसे पहला पॉइंट ये है, ये बोला गया कि अगर कोई हम लोग गैस का सैंपल लेते हैं, कोई एक सैंपल लिया जाए किसी गैस का, तो उसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं। उनको स्फेरिकल शेप का माना गया है। जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किस शेप का माना गया है, तो स्फेरिकल, स्फेयर के शेप का होता है। ठीक है, एक गैस मॉलिक्यूल किसी स्फेयर के जैसा दिखेगा, स्फेरिकल शेप। ठीक है, बोला गया है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटेनर में अगर आप रखेंगे तो रैंडम मोशन में रहते हैं पूरे टाइम। वो पूरे टाइम रैंडमली मूव करते रहते हैं। मतलब अगर कोई एक गैस का सैंपल आप लेके कंटेनर में रख रहे हैं तो उसके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडम मोशन में रहते हैं पूरे टाइम, इधर उधर मूव करते रहते हैं। रैंडम मोशन का मतलब ये नहीं कि ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे 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 मूव करेगा, नहीं। कोई एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो एक मॉलिक्यूल स्ट्रेट लाइन में ही मोशन करेगा। हाँ, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। हाँ, लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। और उसके मोशन का डायरेक्शन कब चेंज होगा, तो जब उसका कोलिजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल से हो जाए या कंटेनर की वॉल से हो जाए। ये जाके इससे अगर कोलाइड कर गया तो हो सकता है मूवमेंट इधर होने लगे, या कंटेनर की वॉल से कोलाइड कर जाए तो भी इसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, बोला गया है कि जितने भी कोलिजन्स होते हैं यहाँ पे, वो कोलिजन चाहे मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से हो रहा हो या मॉलिक्यूल का कंटेनर की वॉल से हो रहा हो, जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे के सारे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स होंगे। जितने भी कोलिजन्स हैं वो सारे क्या है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स। अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स का मतलब क्या है, तो कोलिजन्स कई तरह के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। तो जो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं उनमें होता क्या है कि कोलिजन की वजह से कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है। दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे या मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा। कोलिजन के पहले जितनी एनर्जी थी, कोलिजन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होगी। वही अगर इन इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे एनर्जी का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है कि जितने भी कोलिजन्स होंगे वो सारे क्या होंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, मतलब किसी भी तरह से एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, ये चीज बोली गई है कि कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। उसके बाद ये बोला गया कि जो एक कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, तो टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, अगर टेम्परेचर को वैरी कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी वैरी करेगा। फिर ये बोला गया है कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगाते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा और ये वाला मॉलिक्यूल इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फिर और बात कही गई, और क्या कहा गया कि
कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का अपना वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। हालांकि ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, बट फिर से यहाँ पे भी बोला गया कि कंटेनर के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। ठीक है, फिर ये बोला गया कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब आप लोग जो मैकेनिक्स पढ़ते हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ के बारे में बताया गया है, ठीक है, उसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। उसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स की अगर बात करें जिसमें न्यूटन्स लॉज हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो उसके बारे में बोला गया कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लॉ हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, हमें बेसिक मतलब है किससे, तो न्यूटन का एक लॉ है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, नहीं ऐसा है ना, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो उससे हमें मतलब है, उसके हेल्प से हम लोग यहाँ कुछ डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, चलिए खैर, अच्छा एक बात ये बोली गई कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा गैस मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है ना, ये भी बोला गया। और अगर इसका ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं है तो सपोज करिए कंटेनर आप लें, उसमें दो गैस रख दे, गैस ए और गैस बी, जिसमें से ए की डेंसिटी जो है वो बी से ज़्यादा है। गैस ए की डेंसिटी बी की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर ए और बी को रख देंगे तो नीचे ए के मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे, ऊपर बी के मॉलिक्यूल ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ये तब होता है जब ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, ग्रेविटी की वजह से ही नीचे चला जाता है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। गैस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होगा तो मॉलिक्यूल्स इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे पूरे कंटेनर में। पूरे कंटेनर में हमें हर जगह यूनिफॉर्मली ए और बी के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट में कही गई है आइडियल गैस के लिए। तो पहले हम लोग को इन पोस्टुलेट्स को नोट करना है, वहाँ पे एक एक करके नोट करते हैं हम लोग। वहाँ हेडिंग डालिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लिखा, चलिए वहाँ लिखिए पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लिखा, लिखिए पहला पोस्टुलेट लिखिए, गैस सैंपल contains large number of gas molecules which are spherical in shape, Second, there is no intermolecular force between gas molecules. लिख लिया। नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ is negligible
as compared to the volume of container. As compared to the volume of container. लिख लिया. नेक्स्ट लिखिए. गैस मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज in random motion, in a straight line and direction of their motion changes after collision. Direction of their motion changes after collision. लिखा. नेक्स्ट लिखिए. All the collisions between gas molecules and walls of container are perfectly elastic in nature. So, on an average, kinetic energy remains constant. And it depends only upon temperature. नेक्स्ट पॉस्टुलेट लिखिए. Molecules of ideal gas follow laws of classical mechanics. Molecules of ideal gas follow laws of classical mechanics. लिखा. नेक्स्ट लिखिए. There is no effect of gravity on gas molecules.
देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैस मॉलिक्यूल्स। लिख लिया? हो गए सारे पोस्टुलेट्स? चलिए, तो ये पोस्टुलेट्स हो गए। होता क्या है, किसी कंटेनर में जब आप मॉलिक्यूल्स को रखते हैं तो हमने ये बात की कि मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं ना। कंटेनर में जब मॉलिक्यूल्स को रखेंगे हम लोग तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में रहते हैं और अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं ना। ऐसा नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड सेम होती है, ऐसा नहीं होता है। ये मॉलिक्यूल अलग स्पीड से U1 से इधर मूव कर रहा होगा, हो सकता है ये U2 से इधर मूव कर रहा होगा, ये U3 से इधर मूव कर रहा होगा, ये U4 से इधर मूव कर रहा होगा। ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी स्पीड से जा सकता है। और ये डायरेक्शन और स्पीड दोनों कब चेंज होगा, तो जब मॉलिक्यूल का कोलिजन होगा। कोलिजन्स की वजह से स्पीड चेंज होते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल आया, इससे कोलाइड किया तो अपना कुछ मोमेंटम इसको ट्रांसफर कर सकता है, तो इसका मोमेंटम कम हो जाएगा, या इससे कुछ मोमेंटम ले सकता है तो इसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम बढ़ने घटने का मतलब क्या, उनका स्पीड चेंज हो रहा है ना। तो स्पीड चेंज होता है ड्यू टू कोलिजन। हाँ, अगर कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा तब स्पीड वगैरह चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में तो होते ही हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव तो करते ही हैं, बट विथ वेरिएबल स्पीड, है ना, अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। तो हम लोग हर एक मॉलिक्यूल की खुद की स्पीड कभी नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो इतने शॉर्ट टाइम के लिए होता है ना। जैसे ये मॉलिक्यूल है, अभी तुरंत जाके दूसरे से कोलाइड कर जाएगा तो चेंज हो जाएगा इसका स्पीड। तो इतने कम टाइम के लिए वो स्पीड होता है कि हम लोग उसकी किसी एक मॉलिक्यूल की खुद की स्पीड नहीं निकाल पाते। हम लोग क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज कोई मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहा है ये कैलकुलेट कर पाते हैं हम लोग। ऑन एन एवरेज कोई मॉलिक्यूल किस स्पीड से मूव कर रहा है ये हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, वो एवरेज स्पीड निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है यू एवरेज और एक हम लोग बोलते हैं यू RMS। एक होता है यू एवरेज और एक होता है यू RMS। ठीक है, एक्चुअली किसी दो चीज़ का एवरेज निकालने का दो तरीका होता है। एक तो सिंपल एवरेज जो आप लोग को पता है, सिंपल उसको ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देना तो एवरेज आ जाएगा। एक होता है रूट मीन स्क्वायर, ये भी तरीका होता है एवरेज निकालने का। मीन लिखाता है हम लोग, जैसे दो क्वांटिटी है x और y, इनका एवरेज निकालना है तो पहले तो एक तरीका सिंपल सा ये हो जाएगा x + y/2। एक दूसरा तरीका है कि अंडर रूट में x² + y² डिवाइडेड बाई 2 करें। मतलब जिन क्वांटिटी का एवरेज निकालना है पहले उनका स्क्वायरिंग कर दें, फिर उनका एवरेज निकाल लें और फिर स्क्वायर रूट कर दें, क्योंकि स्क्वायर किया था हमने। तो इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो स्पीड का अगर एवरेज इस तरीके से निकाल लिया जाए तो उसको बोला जाएगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, तो दो तरीके से हम लोग एवरेज निकालते हैं, एक तो नॉर्मल ये तरीका, एक ये तरीका होता है। ठीक है, चलिए आएगा ये सब आगे आएगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि हम लोग किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं एवरेज स्पीड निकालते हैं। हम लोग उस सैंपल में एवरेज क्या स्पीड है ये निकालते हैं, और इसीलिए हम लोग एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं, है ना। हम लोग जो बोले पोस्टुलेट में कि ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो वो ऑन एन एवरेज वर्ड यूज किया गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग को अलग अलग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी तो पता नहीं है, और अलग अलग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी नहीं रहेगी, क्योंकि स्पीड चेंज होता रहेगा कोलिजन के बाद। तो पूरे सैंपल की काइनेटिक एनर्जी ऑन एन एवरेज कांस्टेंट रहती है। ठीक है, चलिए तो इसके आगे अब हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन डिराइव करना है काइनेटिक थ्योरी के हेल्प से। जो पोस्टुलेट हैं इनके, उनके हेल्प से एक इक्वेशन डिराइव करना है काइनेटिक थ्योरी का। जैसे सपोज करिए कंटेनर है,
एक ये कंटेनर है, इसमें कोई गैस सैंपल हम लोग ने रखा है। मैं कुछ ही मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ, वैसे तो होंगे यहाँ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मैं कुछ ही मॉलिक्यूल्स दिखा रहा हूँ। एक क्यूब है ये जिसका एज लेंथ है L, क्यूब है जिसका एज लेंथ L है, ठीक है। इसमें मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होंगे, अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो ऑन एन एवरेज हम मानते हैं कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है ऑन एन एवरेज URMS स्पीड से इधर जा रहा है, ठीक है। इस डायरेक्शन में कुछ जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है तो URMS, ठीक है ना। ऑन एन एवरेज हमने मान लिया, तो हम सबको ही मान सकते हैं कि सारे मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। एवरेज स्पीड हमने मान लिया, ठीक है। वैसे सबका अलग अलग होगा, तो हमने उस अलग अलग से एवरेज निकाल लिया और हम मान रहे हैं कि हर एक मॉलिक्यूल इसी स्पीड से मूव कर रहा है। हाँ, सबका डायरेक्शन अब अलग अलग होगा, ठीक है। तो URMS स्पीड से कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है। हम लोग 3D की बात कर रहे हैं, तो अब इसका कंपोनेंट हम लोग लेते हैं। इस स्पीड का कंपोनेंट x डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं UX है, y डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं UY है, और z डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर होगा उसको ऐसे शो कर देते हैं, वो UZ है। x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट UX, y डायरेक्शन में UY और z डायरेक्शन में UZ, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसा है तो x, y और z तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, तो हम लोग शायद ये चीज़ लिख सकते हैं URMS का स्क्वायर इज इक्वल टू UX स्क्वायर प्लस UY स्क्वायर प्लस UZ स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं शायद, नहीं, क्योंकि बाकी जो cos थीटा वाला टर्म होगा वो तो 0 हो जाएगा, वेक्टर सम है ना। चलिए, तो ये चीज़ हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं x डायरेक्शन की, y और z को अभी हम लोग भूल जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, x डायरेक्शन की। x डायरेक्शन में इस मॉलिक्यूल का मोमेंटम कितना है। अगर इस एक मॉलिक्यूल का मास हम m मान लें, तो मोमेंटम x डायरेक्शन में कितना आएगा, तो MUX आएगा ना। x डायरेक्शन में मोमेंटम कितना आएगा, तो MUX। अगर एक मॉलिक्यूल का मास हम m मान ले रहे हैं तो, ठीक है ना। तो ये MUX से इधर जा रहा है, x डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, ये कंटेनर का ये जो वॉल है ये ऐसा होगा, तो जब आएगा ये वाला मॉलिक्यूल x डायरेक्शन की अगर बात करें, तो x डायरेक्शन में इसका कोलिजन ऐसे हो रहा होगा, नहीं। ये सपोज करिए मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये आ रहा है, ये वॉल है, इससे कोलाइड कर रहा है, परपेंडिकुलरली कोलिजन होगा x डायरेक्शन में, नहीं ऐसा होगा। तो अगर परपेंडिकुलर कोलाइड करेगा तो जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा और उसी स्पीड से जाएगा, क्योंकि कोलिजन्स क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है। मतलब MUX मोमेंटम से आया था, MUX मोमेंटम से चला जाएगा। नहीं, बात समझ में आ रही है, नहीं। इसकी स्पीड UX थी, UX ही रह जाएगी। हाँ, लेकिन पहले प्लस x डायरेक्शन में थी स्पीड, कोलिजन के बाद माइनस x डायरेक्शन में हो जाएगी। तो मोमेंटम कितना होगा, कोलिजन के पहले इसका मोमेंटम कितना था, MUX, कोलिजन के बाद कितना होगा, माइनस MUX। नहीं, अगर इसको आप पॉजिटिव x ले रहे हैं तो वो निगेटिव x हुआ, तो उधर मोमेंटम MUX है, तो मतलब माइनस MUX हुआ ना मोमेंटम, वेक्टर की बात हो रही है। तो पहले अगर मोमेंटम MUX था और कोलिजन के बाद माइनस MUX हो गया, तो चेंज कितना हो गया मोमेंटम में, तो MUX माइनस माइनस ऑफ MUX, मतलब MUX प्लस MUX, मतलब 2MUX। ये बात क्लियर हो रही है। हमने क्या निकाला, पहले इसका मोमेंटम था MUX और बाद में इसका मोमेंटम हो गया माइनस MUX। तो चेंज कितने का हुआ, तो माइनस करेंगे, मतलब कितने का हो जाएगा, 2MUX का, ठीक है ना। तो क्या आया हमारे पास आया चेंज इन मोमेंटम of one molecule in x direction due to one collision is equal to
2mux। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत? x डायरेक्शन में कितने का चेंज आया? 2mux का। कब? जब एक बार कोलिजन हुआ x डायरेक्शन में एक मॉलिक्यूल का। बहुत सारी चीजें हैं, एक मॉलिक्यूल है, x डायरेक्शन है, एक कोलिजन है, ठीक है। चलिए, अच्छा इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें और सिर्फ x डायरेक्शन की ही बात कर रहे हैं तो इसकी स्पीड x डायरेक्शन में कितनी है? ux। इसकी स्पीड x डायरेक्शन में कितनी है? ux। अब वो पॉजिटिव x में भी हो सकता है, नेगेटिव x में भी हो सकता है, वो तो कोलिजन पे डिपेंड करेगा ना, किधर जा रहा है। पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस ux होगा इस वेलोसिटी, नेगेटिव की तरफ जाएगा तो माइनस ux हो जाएगा वेलोसिटी। चलिए खैर, x डायरेक्शन में इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी ux, ठीक है। तो यूनिट टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर इसकी स्पीड ux है तो? यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड मान लेते हैं, 1 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो स्पीड इंटू टाइम, यही डिस्टेंस होता है। स्पीड इसकी कितनी है? ux, और टाइम हम लोग कितना ले रहे हैं? 1। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये यूनिट टाइम में, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज इक्वल टू ux। चलिए अब मैं एक बात बोल रहा हूं, आप लोग सोचिए कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में अगर l डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में अगर l डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक कोलिजन होगा, ना तो एक से ज्यादा होगा ना ही एक से कम होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में, ये मॉलिक्यूल x डायरेक्शन में l डिस्टेंस ट्रैवल करता है जो कि इस क्यूब के एज लेंथ के बराबर है, अगर x डायरेक्शन में ये l लेंथ ट्रैवल करता है तो एक कोलिजन होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा और एक से कम भी नहीं हो सकता, एक होगा ही होगा अगर l डिस्टेंस ये ट्रैवल करता है तो। सोचिए इस चीज को, मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? सोचा कुछ? अगर सोच पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो देखिए, ये कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए मिडिल में है, यहां से मिडिल में है, l/2 पे है, तो अगर l डिस्टेंस चलाएंगे तो अगर अभी इधर जा रहा है तो l/2 पे जाएगा तो कंटेनर की इस वॉल पे पहुंच जाएगा तो कोलिजन हो जाएगा। अभी लेकिन l/2 चला है तो वापस से l/2 चलेगा तो यहीं आ जाएगा, है ना। तो एक ही कोलिजन हुआ ना, l डिस्टेंस ये ट्रैवल कर लिया बट कोलिजन कितने हुए? एक ही हुए। या सपोज करिए अभी जस्ट इस वाले वॉल से कोलाइड किया है और कोलाइड करके निकला है, तो अगर l डिस्टेंस चला देंगे तो इस पे पहुंच जाएगा ना, यहाँ कोलिजन हो जाएगा। कहीं से भी इसको चलाइए, l डिस्टेंस अगर चलाएंगे तो एक कोलिजन होगा ही होगा, और एक से ज्यादा भी नहीं होगा। बात ये भी है, नहीं, अभी बात क्लियर हो रही है। अगर ये मॉलिक्यूल l डिस्टेंस ट्रैवल करेगा x डायरेक्शन में तो एक कोलिजन होगा, ठीक है ना। तो l डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो एक कोलिजन हो रहा है। l डिस्टेंस ट्रैवल करने से कितने कोलिजन हो रहे हैं? तो एक कोलिजन, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। तो अगर ux डिस्टेंस ट्रैवल कर ले, ux डिस्टेंस, तो कितने कोलिजन हो जाएंगे? तो ux अपॉन l, यूनिटरी मेथड, इतने कोलिजन हो जाएंगे। ux डिस्टेंस ट्रैवल अगर ये कर लेगा तो कितने कोलिजन हो जाएंगे? ux अपॉन l। और ux डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लग रहा है? तो यूनिट टाइम। अभी ये बात हम लोग ने देखी, तो ux डिस्टेंस ट्रैवल करने में यूनिट टाइम लग रहा है और ux डिस्टेंस ट्रैवल करने में ux अपॉन l नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, मतलब यूनिट टाइम में कोलिजन्स कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ कोलिजन्स इन यूनिट टाइम
इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं ux अपॉन एल। हाँ, ये किसके लिए? एक मॉलिक्यूल के लिए और x डायरेक्शन में। ये जो लिख रहे हैं हम लोग, ये किसके लिए लिख रहे हैं? एक मॉलिक्यूल के लिए और x डायरेक्शन में, बस, है ना। चलिए, तो ये भी एक मॉलिक्यूल के लिए। ये जो मोमेंटम में चेंज हम लोगों ने लिखा था, ये किसके लिए था? एक मॉलिक्यूल के लिए x डायरेक्शन में एक कोलिजन की वजह से। तो अगर हम लोग अब ऐसा लिखें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल इन x डायरेक्शन इन यूनिट टाइम, एक मॉलिक्यूल का x डायरेक्शन में कितना मोमेंटम चेंज हुआ यूनिट टाइम में। तो यूनिट टाइम में कितने कोलिजन हुए? ux बाई एल। एक कोलिजन की वजह से अगर इतना चेंज आता है मोमेंटम में, तो 10 कोलिजन की वजह से कितना हो जाएगा? इंटू 10। एक कोलिजन की वजह से इतना चेंज हुआ तो 10 कोलिजन की वजह से इंटू 10 हो जाएगा, 20 कोलिजन की वजह से इंटू 20 हो जाएगा। तो ux अपॉन एल नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से इंटू ux अपॉन एल हो जाएगा। ये इंटू ux अपॉन एल मतलब 2mux, ये एक कोलिजन की वजह से होता है। और कितने कोलिजन? तो ux अपॉन एल मतलब ये कितना मोमेंटम में चेंज हो जाएगा? 2mux स्क्वायर बाई एल। ठीक है, बोलिए, क्लियर हो रही है बातें? चलिए, ये x डायरेक्शन में है। इसी तरीके से y में हो रहा होगा। हाँ, y में किस स्पीड से? तो uy स्पीड से हो रहा है ना। तो मोमेंटम में चेंज y डायरेक्शन में कितना आएगा एक मॉलिक्यूल का? तो 2muy स्क्वायर बाई एल। और अगर इसी तरह z डायरेक्शन में जाएंगे तो 2muz स्क्वायर बाई एल। तो अगर हम लोग अब ये लिखें चेंज इन मोमेंटम of one molecule in all three direction in unit time, तो ये क्या हो जाएगा? 2mux स्क्वायर बाई एल, ये x डायरेक्शन में हो गया, प्लस y डायरेक्शन में 2muy स्क्वायर बाई एल हो जाएगा, और z डायरेक्शन में 2muz स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। क्यूब है, एल एज लेंथ है तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? 2m बाई एल अगर कॉमन ले लिया जाए तो ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर, और ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा है? urms स्क्वायर। नहीं, ऐसा लिखा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 2murms स्क्वायर अपॉन एल। बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, ये किसका आया? यूनिट टाइम का आया, एक मॉलिक्यूल का तीनों डायरेक्शन में। अब यहां एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, बस यही तो है नहीं। कोलिजन तो इसका भी कंटेनर की वॉल से हो रहा होगा, इसका भी हो रहा होगा। तो जितने मॉलिक्यूल हैं उन सब की वजह से ऐसा हो रहा होगा। नहीं, कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे? तो यहाँ पे मान लेते हैं n मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग अब ऐसा लिखें कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स in all three direction in unit time, तो ये क्या हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल का 2m urms स्क्वायर बाई एल है, और कितने मॉलिक्यूल है? तो n मॉलिक्यूल है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबके साथ ऐसा हो रहा होगा ना, 2mn urms स्क्वायर बाई एल। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो आप एक काम करिए, पहले वीडियो को पॉज करिए और ये सारी चीज़ें नोट करिए। नोट कर लिया? चलिए, ये सारी चीज़ें तो हो गई। अच्छा,
अब बात करते हैं हम लोग फोर्स क्या होता है। तो फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और रेट का मतलब क्या होता है, कितना चेंज कितने टाइम में, या यूनिट टाइम में कितना चेंज, यही होता है ना। यूनिट टाइम में जितना चेंज आता है उसी को रेट बोलते हैं। और ये हम लोगों ने क्या निकाला है, यूनिट टाइम में मोमेंटम में कितना चेंज आया है। मोमेंटम में कितना चेंज आया है यूनिट टाइम में, जितने मॉलिक्यूल्स उन सब की वजह से जितना डायरेक्शन उन सब में है ना। तो एक तरह से ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही तो हो गया है। यूनिट टाइम में जितना चेंज वही तो रेट होता है। यूनिट टाइम में मोमेंटम में चेंज, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। नहीं तो मतलब एक तरह से क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक तरीके से अब क्या बोला जा सकता है कि फोर्स कितना लग रहा है ये हमें पता चल गया। फोर्स कितना लग रहा है, तो 2mn/URMS² इतना फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलिए फोर्स पता चल गया। ये फोर्स लग कहाँ पर रहा है, ये फोर्स लग कहाँ पर रहा है, तो ये जो मॉलिक्यूल से कोलाइड किससे कर रहे हैं, कंटेनर की वॉल से। कितने वॉल, किस वॉल से कोलाइड कर रहे हैं, तो इससे कर रहे होंगे, इससे कर रहे होंगे, इससे कर रहे होंगे, इससे कर रहे होंगे, पीछे वाले से कर रहे होंगे, सामने वाले से कर रहे होंगे। टोटल कितने वॉल होते हैं क्यूब में, तो 6 वॉल्स होते हैं। तो हर एक वॉल पे कोलिजन हो रहा होगा ना, इधर हो रहा होगा, इधर हो रहा होगा, ऊपर हो रहा होगा, नीचे हो रहा होगा, सामने, इधर, है ना। हर एक वॉल से कोलिजन हो रहा होगा। ठीक है, तो कितने वॉल, तो 6 वॉल। तो अगर हमें प्रेशर निकालना है तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स कितने वॉल पे लग रहा है, 6 वॉल्स पे, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा, तो एक वॉल का एरिया L² है, तो 6 वॉल्स का एरिया 6L² हो जाएगा। तो 6L² से इसको डिवाइड कर दिया जाए, 2mn/URMS² अपॉन L, ये तो हो गया था फोर्स, और इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं 6L² से। तो 2 से 6 कैंसिल होके 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/3 mn/URMS² अपॉन L³, ऐसा हो गया नहीं, अपॉन L³। और L³ क्या है, तो L³ क्या है, इस क्यूब का वॉल्यूम है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, P = 1/3 mn/URMS² अपॉन V, वॉल्यूम। और V को फिर इधर ले आए तो PV = क्या हो जाएगा, 1/3 mn/URMS²। ये फॉर्मूला है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। PV = 1/3 mn/URMS², जहाँ पे कौन सा टर्म क्या है, m क्या है, मास ऑफ, m क्या माने थे हम लोग, मास ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मास। और n यहाँ पे क्या है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मोल्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और URMS क्या है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो ये काइनेटिक थ्योरी का फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन। ठीक है, अब एक बार वीडियो को पॉज करके आप ये सारी चीजें नोट करिए। नोट कर लिया, चलिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मतलब वेरिएबल क्या क्या है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और स्पीड है। 5 वेरिएबल है टोटल। तो कोई भी 4 वैल्यू देके आपसे 5th वैल्यू पूछी जा सकती है। ठीक है, हाँ
इसमें कैलकुलेशन करने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा, सब कुछ एसआई यूनिट्स में रखने की कोशिश करिएगा, सब कुछ एसआई यूनिट्स में, है ना। प्रेशर किस यूनिट में होना चाहिए, तो पास्कल में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। प्रेशर पास्कल में हो। वॉल्यूम किस यूनिट में हो, तो मीटर क्यूब में। ये पास्कल में हो, ये मीटर क्यूब में हो। एम मास किस में हो, केजी में हो। और एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का तो कोई यूनिट होगा नहीं, वो तो नंबर है एक। और यू आरएमएस ये किस में हो, तो मीटर पर सेकेंड में हो, ठीक है। एसआई यूनिट्स में रखेंगे तो जो भी चीज़ कैलकुलेट होकर आएगा वो एसआई यूनिट में ही आएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया कि एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम बता दिया गया, कुछ 10 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम 10 हो गया। उसमें नाइट्रोजन गैस रखे हैं, ये बता दिया गया। नाइट्रोजन गैस रखे हैं तो उसके एक मॉलिक्यूल का मास आप निकाल लेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 ग्राम में, तो पहले केजी में कन्वर्ट कर लीजिए, इतना केजी हो गया। ये एक मोल का मास हुआ, तो एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तो अपॉन में एवोगाड्रो नंबर कर देंगे, ये एक मॉलिक्यूल का मास हो गया। कितना मोल रखा गया ये बता दिया गया, तो मोल से इनटू एवोगाड्रो नंबर करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। और यू आरएमएस बता दिया गया आपको, तो क्या आप प्रेशर निकाल पाएंगे, नहीं तो निकल जाएगा। कोई भी 4 वैल्यू बता के हमसे 5th वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। हालांकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ वो कैलकुलेशन कराने के लिए आ रहा है, कुछ इसमें है नहीं। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं तो आप वैल्यूज़ पुट करके निकाल ही लेंगे, उसमें कैलकुलेशन ही करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना। खैर, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने तो बनाए जा सकते हैं, बट मिलते नहीं हैं हमें जनरली, ठीक है। अब एक बात की जाए आगे, हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या लिखा, PV इज इक्वल टू 1/3 MN/URMS स्क्वायर, ऐसा हम लोगों ने लिखा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इधर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2/3 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, MN/URMS स्क्वायर, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर, ये कुछ होता है नहीं, काइनेटिक एनर्जी इसी को बोलते हैं, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर, यू क्या स्पीड ही तो है, तो हाफ mv स्क्वायर ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी किसका, एक मॉलिक्यूल का। हाफ mv स्क्वायर एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये ऑन एन एवरेज स्पीड है, तो हाफ MURMS स्क्वायर से क्या आएगा, ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी। और n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वहां पे प्रेजेंट है, तो इनटू n अगर इसमें हो गया तो ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वहां जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि हाफ MURMS स्क्वायर ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, इनटू n कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, टोटल वहां जितने मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला, ये टर्म क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या, किसका, ऑल मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो इधर अगर ले आए 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, 3/2 PV।
काइनेटिक एनर्जी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी मिला के टोटल किसके बराबर हो गई, 3/2 PV। तो काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV, और आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, तो nRT। अब देखिए यहाँ भी n है और यहाँ भी n है, बट ये दोनों अलग अलग n है। यहाँ पे n हम लोग क्या माने थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो या तो यहाँ पे n चेंज करें या फिर यहाँ पे चेंज कर दे। तो यहीं पे मान लेते हैं n' मान लेते हैं। n' क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और n क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स है। और इनमें आपस में रिलेशन भी हम लोग बता सकते हैं, नहीं, n इंटू एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू n' हो जाना चाहिए तब, नहीं, समझ रहे हैं बात। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो n' अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वहां पे टोटल मान रहे हैं हम लोग, n' नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसा मान ले रहे हैं टोटल, तो n मोल अगर है तो n इंटू एवोगाड्रो नंबर n' के बराबर होगा। हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट nRT PV इक्वल टू nRT हम लोग लिखते हैं, वहाँ पे n मोल होता है तो उसी को जनरल कन्वेंशन रहने देते हैं। वरना चाहते तो हम लोग क्या लिख देते हैं, यहाँ पे अगर n मोल था तो मॉलिक्यूल्स को यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को n' यहाँ पे कर सकते थे, बट जनरल कन्वेंशन है PV इज इक्वल टू nRT है, तो इसी को चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये 3/2 nRT हो गया, जहाँ पे n अब क्या है, ये वाला n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये n' क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। n है नंबर ऑफ मोल्स, वहां पे जो गैस के मोल्स हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसकी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मोल ऑफ गैस। समझ में आ रही है बात। n मोल गैस की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, तो 3/2 nRT। या अगर अब हम लोग निकालना चाहें काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, तो n मोल की इतनी है तो 1 मोल की कितनी होगी, तो अपॉन में n हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी 1 मोल गैस का कितना आ जाएगा, 3/2 RT। या अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2, और इसको R को डिवाइड कर देंगे किससे, Na से, नहीं 3/2 RT अपॉन Na। ये 1 मोल का था, 1 मोल का कितना था, 3/2 RT। 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल, तो Na मॉलिक्यूल, Na मॉलिक्यूल का इतना है तो 1 मॉलिक्यूल का निकालना है, तो अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। तो R/Na, इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट बताते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग Kb से, इसको बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। लिखते हैं अभी, Kb को हम लोग क्या बोलते हैं, Kb को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। R अपॉन Na की वैल्यू Kb के बराबर होती है, ठीक है, R अपॉन Na। इसकी वैल्यू भी होती है, R की वैल्यू हमें पता ही है 8.314 और Na 6.023 इंटू 10⁻23। तो अपॉन में कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ऐसा आ जाता है। 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखे, और हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना। कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको कितने क्वांटिटी का निकालने बोला गया है। आपको पूरे सैंपल का निकालने बोला गया है तो या तो इससे निकालिए या फिर इससे निकालिए, पूरे सैंपल का 3/2 PV से या 3/2 nRT से। आपको 1 मोल गैस का काइनेटिक एनर्जी निकालने बोला गया है तो 3/2 RT से निकालिए। आपको 1 मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी निकालने बोली गई है तो आप 3/2 Kb इंटू T से निकालिए। Kb की वैल्यू हमने लिख ही दी है। हाँ, इसमें R की क्या वैल्यू यूज करेंगे इन दोनों में, तो ज़्यादातर
कैलकुलेशन हमें काइनेटिक एनर्जी का जो करना होता है वो जूल में करना होता है। तो आर की वैल्यू जूल में हम लोग कुछ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो 8.314। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 8.314 यूज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जूल में आएगा। अगर कभी काइनेटिक एनर्जी आपको कैलोरी में कैलकुलेट करना पड़ गया तो याद है आर की मैंने एक और वैल्यू बताई थी 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। तो अगर कैलोरी में कैलकुलेट करना पड़ गया तो आर की वैल्यू 2 रख देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो पहले आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके ये सारी चीजें नोट करिए। नोट के लिए चलिए, एक चीज है कि ये सब जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल रहे हैं ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये क्या है, सब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। और अगर आप क्वांटिटी फिक्स रख रहे हैं, जैसे 1 मोल गैस की आप ले रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं आप, काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ ये 3/2 नंबर है, आर एक कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अमाउंट तो फिक्स रखना ही पड़ेगा, अमाउंट चेंज कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ही हो जाएगा। अगर अमाउंट फिक्स रख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। हाँ, अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। और क्या चेंज आएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाने से काइनेटिक एनर्जी घटेगी। समझ में आ रही है बात? चलिए, जो पोस्टुलेट्स में बोला गया था कि ऑन एन एवरेज काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहता है, वो चीज अब हम लोग यहाँ फॉर्मूले से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन सिंपल से बोला गया, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ 10 ग्राम सैंपल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 500 केल्विन। ठीक है, 10 ग्राम सैंपल है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का, जिसकी हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है 500 केल्विन पे। फॉर्मूला कौन सा लगाएं काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, यहाँ पे बोलिए जल्दी से, कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए यहाँ पे, 3/2 nRT या 3/2 RT या 3/2 kB/T, कौन सा लगेगा? तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3/2 nRT। एक सैंपल है हमारे पास जिसमें n नंबर ऑफ मोल्स हैं, कुछ मोल्स हैं, तो 3/2 nRT लगेगा, है ना। एक सैंपल का निकालना है, निकाल लीजिए वैल्यूज। n कितने मोल है हमारे पास, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 10 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2, तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गया। r की वैल्यू हम लोग लेंगे 8.314 और टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, ये ध्यान रखिएगा, कितना है केल्विन में ही दिया भी गया है 500 केल्विन। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, तो 10 ग्राम सैंपल जो लिया गया हाइड्रोजन का उसकी किस यूनिट में आएगी, तो जूल में। इतनी जूल उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए इसको। या ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम एट 300 केल्विन। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एटम एट 300 केल्विन। हीलियम का कोई एटम है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 300 केल्विन पे निकालनी है। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो यहां पे एक एटम की बात हो रही है, नहीं एक एटम की, तो एक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 3/2 kB/T। ठीक है, तो 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ये kB की वैल्यू हो गई, इंटू टेम्परेचर हमें दिया गया 300। यहाँ से इतना जूल एक हीलियम एटम की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं।
काइनेटिक एनर्जी पे बेस्ड। हालांकि काइनेटिक एनर्जी पे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें एक और टॉपिक है उस पर क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन इस तरह का फिर बनाया जाता है कि हीलियम एटम 300 केल्विन पे है, हीलियम का एटम 300 केल्विन पे है, उसको अर्थ सरफेस पे इतने टेम्परेचर पर रिलीज कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है ये बताइए। तो फिजिक्स में आप लोग हो सकता है पढ़े हैं अभी या नहीं पढ़े हैं। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जो सरफेस पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो h हाइट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी सरफेस पे कितनी है, तो ये हम लोग यहाँ निकाल लिए। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो mgh के बराबर होता है। मास कितना लेंगे, तो हीलियम एटम का मास कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ kg में आया, अपॉन में कर देंगे एवोगाड्रो नंबर, तो ये kg में आ जाएगा एक एटम का मास। m × g 10 मान लेते हैं इंटू h, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसको कर देना है इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी कितने हाइट तक वो जा सकता है। ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जाता है शायद। चलिए, तो काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इस तरह की चीजें बनाई जाती है ना। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखते हैं। एक टॉपिक और बचा है इसमें, डिफरेंट तरह की स्पीड्स होती हैं कुछ, उनके बारे में हमें बात करना है, तो हम लोग बात करेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। और आज हम लोग यहीं तक कवर करते हैं, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।